गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 का टॉपिक फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। सबसे पहले तो मुक्त मूलक क्या होते हैं और इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जैसे कार्बन पर एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये कैसे बनता है? तो ये समांश विखंडन से बनता है। तो इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी समांश विखंडन के फलस्वरूप जब इलेक्ट्रॉन का बराबर वितरण होता है तब किसी एक कोई जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन परमाणु पर बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या चिन्हित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मुक्त मूलक कहेंगे। ये हमारा क्या है? एक सामान्य मेथिल मुक्त मूलक है। एथिल मुक्त मूलक, फेनिल मुक्त मूलक इस प्रकार से पाए जाएंगे। इसके बाद इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड। तो ये क्योंकि समांश विखंडन से बनता है, जैसे यहाँ पर हम लिए हैं एथेन का, और ये जितनी भी अभिक्रियाएं होती है वो सनलाइट की उपस्थिति में होती है। तो एथेन में क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु पर जाना जब रहता है तो उसे हम ऐसा डबल हेडेड एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को। लेकिन यहाँ पर फ्री रेडिकल के केस में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाता है इसलिए इसे एक साइड इसका एरो के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो एक यहाँ पर समांश विखंडन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार हमें दो मेथिल मुक्त मूलक यहाँ पर प्राप्त होते हैं। दूसरा, जैसे क्लोरीन का अगर हम सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, समांश विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और इसके पास जाएगा, तो ऐसा हमको दो क्लोरीन मुक्त मूलक का जो है वो प्राप्त हो जाएगा। एसीटोन में भी अगर इसे हम सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ये बंध टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर। तो इस प्रकार दो मुक्त मूलक जो है वो हमको प्राप्त हो जाएंगे। फिर आगे इसमें फिर से डिसोसिएशन होगा, कार्बोनिल अलग हो जाएगा और मेथिल मुक्त मूलक हमको प्राप्त होगा। तो ये तो सामान्य उसके प्रिपरेशन मेथड हो गए। इसके बाद दूसरा हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये भी जैसे कार्बोकेटायन कार्बन आयन होते हैं वैसे ही प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फिर एलिलिक मुक्त मूलक और व्यंजलिक मुक्त मूलक इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो दूसरा हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। सबसे पहला हमारा क्या होगा? मेथिल मुक्त मूलक। फिर से इसमें एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके जगह में क्या जोड़ देंगे? एक मेथिल समूह जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्राथमिक मुक्त मूलक। अगर दो हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके जगह में हम दो मेथिल समूह जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा द्वितीयक मुक्त मूलक। और अगर तीनों हाइड्रोजन को हटाकर तीन मेथिल मुक्त समूह जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? तृतीयक मुक्त मूलक बन जाएगा। तो अब इसी में हम इसकी स्थायित्व को भी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी को। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है। वैसे तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ना तो इसमें प्लस चार्ज है ना तो इसमें माइनस चार्ज है। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर देखेंगे इसकी संरचना, तो ये तीन हाइड्रोजन से ऐसा जुड़ा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो एक कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो इसको क्या चाहिए? ये कैसे क्रिया करेगा? कहने का मतलब, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर क्रिया करेगा। जैसे कार्बोकेटायन होता है, कार्बोकेटायन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो सेम इसे भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यानी ये किससे क्रिया करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, जिसके पास अधिक है, या माइनस चार्ज वाले के पास। तो इस हिसाब से इसको आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस हिसाब से आप क्या बता सकते हैं? इसकी स्थायित्व को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। अब आप सब जानते हैं मेथिल समूह जो है कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? प्लस आई प्रभाव, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर मेथिल मुक्त मूलक में कोई भी ऐसा समूह नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मेथिल समूह है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। इसके पास कोई नहीं है, लेकिन इसके पास ऑलरेडी देने वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है। तो इसकी तुलना में ये क्या होना चाहिए? मोर स्टेबल होना चाहिए। अगर समूह में ही कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो उसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करे तो उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, तो वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से इसमें दो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो ये इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और इसमें क्या है?
तीन तीन मिथिल समूह जुड़े हुए हैं तो ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, स्थायित्व के क्रम को देखें, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो रहा है? सबसे कम स्टेबल आपका मेथिल मुक्त मूलक, उससे अधिक प्राइमरी मुक्त मूलक, फिर सेकेंडरी और सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी मुक्त मूलक होगा। तो ये स्थायित्व का क्रम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपके कोर्स में दिया हुआ है जो बेंजीलिक फ्री रेडिकल है उसमें रेजोनेंस किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेंजीलिक फ्री रेडिकल में अनुनाद के कारण ही जो बेंजीलिक फ्री रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो सबसे पहले आप बनाइए बेंजीलिक मुक्त मूलक। इसकी संरचना कैसी होगी? तो इस प्रकार से होगी सेम। बेंजीलिक अगर कार्बोकेटायन है तो यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा, कार्बन एनायन है तो माइनस चार्ज हो जाएगा, और फ्री रेडिकल है तो इस कार्बन पर एक बिंदु आवेश आ जाएगा। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगा? तो क्योंकि समांश विखंडन से फ्री रेडिकल बनता है तो यहाँ पर समांश विखंडन के द्वारा भी ही रेजोनेंस होगा। तो ये वाला बंध ये कैसे करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये एक बंध यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो अब हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दूसरा वो कैसा हो जाएगा? देखो ये बंध टूट गया और यहाँ पर अब जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। अब उसके बाद फिर से ये वाला बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बंध टूट जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये ऐसा कैसा है और ये ऐसा मुक्त मूलक बन जाएगा। फिर और इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ये वाला यहाँ जाएगा, इसको सिंगल हेडेड एरो के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा बनेगा? देखो ये ऑलरेडी पहले से था, यहाँ पर बंध जो है वो टूट गया और यहाँ पर बन गया। एक बार और इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वापस से कार्बन के पास चला गया। तो अब देखो ये बंध टूट गया तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाएगा, ये वाला पहले जैसा था, ये पहले ही है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार इसमें रेजोनेंस होता है लेकिन इसमें समांश विखंडन होता है तभी फ्री रेडिकल होगा। और इस प्रकार ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो भी पूरे बेंजीन रिंग में घूमते रहता है और क्योंकि रेजोनेंस शो करता है इसलिए ये स्टेबिलिटी को भी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर भी टोटल आपके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो प्राप्त हुए? तो इसमें आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल और ये स्टेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसका स्ट्रक्चर मतलब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये है हमारा अगर फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक, तो इसमें फिर से हम सेंट्रल मेटल एटम लेंगे क्या? कार्बन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2 2s2 2p2। फिर से इसमें करेंगे सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में आपका क्या हो जाएगा? इस प्रकार 2s2 और 2p2। फिर आ जाएगा उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा? यहाँ, तो 1 2 3 इस प्रकार से हो जाएगा। और लास्ट में आएगा आपका हाइब्रिडाइज्ड अवस्था स्टेट, संकरित अवस्था। तो संकरित अवस्था में देखो पहले हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ ये बंध बनाया हुआ है। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक सिग्मा बंध, ये वाला देगा एक सिग्मा बंध, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसके साथ सिग्मा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये किसी के साथ बंध नहीं बनाए हैं, तो आप इसको हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट करोगे क्या? नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होता तो लोन पेयर में हम करते और उसको भी कंसीडर करते और हाइब्रिडाइजेशन निकालते, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो, तो वो वैसा ही रहेगा और ये तीनों को हम हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे। तो एक s और 2 p ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो क्या संकरण हो जाएगा हमारा? sp2 संकरण हो जाएगा। तो sp2 संकरण है मतलब इनमें बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 120 का रहेगा और इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? समतल त्रिकोणीय, प्लेनर ट्राइगोनल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए अब यहाँ पर। तो
एक इधर और एक संकरित कक्षक ऐसा रहेगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कैसा होना चाहिए, 120 एंगल में होना चाहिए। एक हाइड्रोजन के साथ ये बंद सिग्मा बंद बनाए हैं, इस हाइड्रोजन के साथ ये संकरण किया है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, और इसके साथ भी ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। ये 3 हो गया। और एक जो ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम वहां पर शो करेंगे। तो ये इसकी हो गई स्ट्रक्चर।